जल्दी से बोलते रहिए। यहाँ पे एन क्या है, क्यू क्या है, भी क्या है। देखिए सबसे खास बात है जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो भी 10 या 5, वो एटलीस्ट हिम्मत दिखा रहे हैं टेस्ट में अपेयर होने का। वो सबसे मुझे अच्छा लग रहा है। मार्क्स आना नहीं आना, मार्क्स आ जाएगा, उसके लिए मुझे 1% टेंशन नहीं है। मैं मार्क्स का आउटपुट ले आऊँगा। उस बात से आप बिल्कुल ऊपर उठ जाइए। और इस बात से अगर सब लोग ऊपर उठ गए, सिर्फ आके कैटलिस्ट में क्लासरूम में बैठ जाइए टेस्ट देने के लिए, बिना इफ एंड बट का रिजल्ट हो जाएगा। कम से मेरे ऊपर भरोसा तो रखिए। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है भाई, मार्क्स कम आता है तो, राइट, वही आपको इम्प्रूव कर देगा। समटाइम्स ऐसा रहता है ना कि मतलब आपको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, राइट, बट स्पीड खराब चल रहा है, बोर्ड का टेंशन आ गया, तो सब कुछ रहता रहेगा, बस उस चीज़ को झेलते रहिए। बस आइए, ठीक है सर, आके सिर्फ मैं टेस्ट में अपेयर हो रहा हूँ, जितना क्वेश्चन बनेगा दैट्स इट। मतलब वो अगर आप झेलना सीख लिए, मतलब आप अपने सरकमस्टांस से, अपने सराउंडिंग से अगर ऊपर उठ गए, कौन क्या सोचेगा ये आपका लुकआउट नहीं है। आपको तो अपना रिजल्ट से मतलब है, अपना कैरियर से मतलब है। हु केयर फॉर यू। इसलिए इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आप बस टेस्ट में बैठते रहिए, क्योंकि एक टेस्ट तो नहीं है ना कि लास्ट टेस्ट है, बट अगर सारा टेस्ट में अगर आप अपेयर हो गए, जितना मैं टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ, टेस्ट तो इस बार बहुत लूँगा, उसी से आपका रिजल्ट भी होगा। बट बस जैसे आज इनका सुबह में एक टेस्ट ले लिए, 10 क्वेश्चन तो बना होगा, 5 तो डिस्कस किए होंगे, बनाए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखते देखते आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे सोचना है, इसमें ऐसे सोचना है। एक भी अगर नहीं लेंगे तो आइडिया लग पाएगा। नॉलेज है, लेकिन हाउ टू, मतलब पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, ये भी तो एक आइडिया है। तो ये सब कब सीखिएगा? टेस्ट देते देते सीखिएगा। इसलिए आप टेस्ट देते रहिए। जो लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अच्छा ओके मेरा 3 आवर बच गया, मैं घर पे हूँ। हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो उनका ऐसा लग रहा होगा कि 3 आवर मेरा बच गया। यकीन कीजिए, जो लोग यहाँ पे आके टेस्ट दे रहे हैं, आप उनसे आगे निकल रहे हैं। ये बात सोचकर आके दीजिए। मैंने कभी बोला कि मार्क्स कम आया तो क्या हो गया? मुझे पता है ना कि अभी बहुत सारा प्रेशर है, प्रैक्टिकल कॉपी लिखना है, ये करना है, वो करना है। तो सारे सरकमस्टांसेस को लेते हुए भाई, ये लंबा अभी रेस है, राइट, ये चलेगा मई तक। और अगर आपको गॉड का ब्लेसिंग रहा और जेई में अच्छा हो गया तो जून जुलाई तक का बात है, सितंबर तक का। इस बार हुआ है एडवांस अक्टूबर में, राइट, तो आपका एडवांस तो पक्का जुलाई तक जाएगा। यू हैव सफिशिएंट टाइम, बट बिना टेस्ट का नहीं आएगा, ये भी मान लीजिए। अब लेकिन एक टेस्ट पेपर अभी जो जेई मेन का मैं सेट कर रहा हूँ, वो मोर देन जेई मेन है। एक टेस्ट पेपर मैं बिल्कुल 100% आपका जेई मेन का लेवल का दूंगा, उसमें ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है,
हाँ 2 बार, अभी तक तो 2 ही, 4 बार है तो आप लोग भी लक्की हैं। 4 बार अगर होता है तो आप लोग मतलब इस बैच भी अच्छा रहेगा, लकीस्ट बैच रहेगा। लेकिन भाई पहला बार से फर्स्ट सेकंड टाइम तक निकाल लीजिए परसेंटाइल, बाद में फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, राइट। इसलिए ये नहीं कि हाँ मेरा पीछे वाला बैट्समैन आके बैटिंग करेगा रन बनेगा, कल देखते हैं कितना बढ़िया बैटिंग हुआ। इसलिए फर्स्ट सेकंड तक परसेंटाइल अच्छा करना है। और ये मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, जब से 2 बार जेईई मेन हो रहा है। फर्स्ट जेईई मेन में सब लोग लाइट मूड में रहेगा, उसमें कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएगा, राइट। बाद में ज़्यादा मार्क्स में कम परसेंटाइल दिखता है, क्योंकि बाद में सब लोग पढ़ना स्टार्ट करता है। पहला बार के लिए सब लोग लाइटली लेता है, अच्छा पहला है देखते हैं कैसा होता है, और हम लोग तैयारी करके बैठेंगे, बिल्कुल ठीक है। एनीवे इसलिए मेरे तरफ से डीमोटिवेशन नहीं, बस टेस्ट बस दीजिए, जितना भी बनता है वो आपका मार्क्स है। कुछ तो आया होगा 100, राइट, 109, राइट, कितना है 131, नहीं बैठते तो 0, जो लोग नहीं बैठा उसका तो 0 आया है, राइट। इसलिए कम उनसे तो आगे बढ़ रहे हैं। एक किसी के मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल के सबको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि सब लोग और टेस्ट दो, राइट। टेस्ट का कोई एक्स्ट्रा फ़ी है नहीं है, फ्री में टेस्ट चल रहा है। एनीवे बस इस टर्म्स को मुझे बताइए, यहाँ पे एन क्या इंडिकेट करता है, क्यू क्या इंडिकेट करता है और वी क्या इंडिकेट करता है। एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और क्यू क्या है, चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ओके। अब भाई इस दिस इनटू दिस क्या हो गया था, ये मुझे पता है कि मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस इनटू दिस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वन ऑफ द चार्ज पर, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। क्या हो जाएगा, चार्ज यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपको कहीं में काम में आ जाएगा, ये फार्मूला जिसको मैं ये शॉर्ट नोट्स में रखिएगा, फर्स्ट सेकंड, करेक्ट। और सारा टर्म से तो वाकिफ हो जाएंगे ना कि यहाँ पे क्या है, लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, एक फार्मूला तो ये भी तो है, डी आई इक्वल टू, मेन यही है डिफाइनिंग इक्वेशन, करंट, और जहाँ पे जे को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अब इसको डिराइव नहीं करूँगा, ये एक्चुअली यहाँ से ही ये डिराइव होकर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे डी आई इक्वल टू जे डॉट एस, तो आई इक्वल टू आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एग्री। अब अगर जे को कांस्टेंट रहेगा, 2 मिनट में कर लेते हैं इसको, अगर जे कांस्टेंट है तब आई इक्वल टू क्या लिखिएगा, जे डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर आपका डी एस भी कांस्टेंट है, मतलब डी एस का मतलब क्या है, एरिया का डायरेक्शन के साथ, अगर आपका डी एस भी कांस्टेंट है, इफ डी एस इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस मतलब हर जगह का एरिया, अगर सपोज कि व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन है कांस्टेंट, तब यहाँ पे i इक्वल टू क्या लिख देंगे, जनरली आपको यही मिलेगा, i इक्वल टू जे डॉट एस। ये मेरा हो गया इक्वेशन 4। और यहाँ देखिए i इक्वल टू जे डॉट एस को आप ये लिख सकते हैं, जे एस कॉस थीटा, जे एस क्या है, जे एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बोलिए एंगल बिटवीन जे एन एस, और जे का डायरेक्शन वही रहेगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा, एग्री। जे का डायरेक्शन वही रहेगा जो किसका डायरेक्शन रहेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम लोग करंट के लिए ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट। ये मुझे भी पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बट करंट का डायरेक्शन किसको मान लेते हैं, प्रोटॉन का मूवमेंट। प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है, बट कन्वेंशन तो यही है। तो क्या हम लोग करंट का डायरेक्शन, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन, और चार्ज पार्टिकल मूवमेंट का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं
यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ऐसे तो बोलना चाहिए थीटा इज द एंगल बिटवीन जे एंड एस, बट जे का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहाँ जो जे कॉस थीटा है, जे कॉस थीटा एस कॉस थीटा, ये एक्चुअली एस परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर? मान ले यहाँ देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा, और मेरा एरिया ऐसे है, सरफेस ऐसे है, तो यहाँ पे सरफेस का डायरेक्शन के लिए पता है ना, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को नहीं पकड़ेंगे, इसके परपेंडिकुलर, ये जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, एस परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? एस परपेंडिकुलर। और ए अगर एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। अगर मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो कितना रहेगा, पक्का सर? थीटा रहेगा। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एवरीवन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस है क्या, एस परपेंडिकुलर बाय टोटल एरिया, देन एस परपेंडिकुलर इक्वल टू व्हाट, एस कॉस थीटा। तो एक्चुअल में ये फार्मूला यहाँ से आया था। कन्वेंशन क्या था कि हम लोग करंट डेंसिटी के, सॉरी करंट के लिए जो जे डॉट एस निकालते हैं, तो जे डॉट एस का मतलब सर ये तो फार्मूला हो गया, बट फार्मूला कहीं ना कहीं से तो डिराइव हुआ होगा, तो जे एस कॉस थीटा, तो एस कॉस थीटा एक्चुअली है जे एस परपेंडिकुलर, वेयर एस परपेंडिकुलर इज व्हाट, मैं इसके बाद लिख रहा हूँ एस परपेंडिकुलर। एस परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। जनरली होगा क्या कि आपको कंफ्यूज करने के लिए जे का डायरेक्शन ऐसे दे दिया जाएगा और एरिया ए दे दिया जाएगा, जे ए और एरिया ए, तो क्या ये पूरा एरिया पकड़ना है या परपेंडिकुलर एरिया? और नहीं भी अगर आप इसको भूल भी गए तो जे डॉट एस तो याद रहेगा, बट मिस्टेक होता है कि जनरली स्टूडेंट इसको याद रखते हैं, जे इंटू ए याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? अभी यही याद रखे होंगे, बट ए याद रखना है या ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर इज व्हाट, एरिया का प्रोजेक्शन इन द परपेंडिकुलर, एरिया का प्रोजेक्शन किसके परपेंडिकुलर, करंट डेंसिटी का, करेक्ट ना? ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिखे जाइए, यहां तक हो गया ना? ओके एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया? अब J का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अभी तो निकाले थे V, अब V पे जो अगर मैं एरो दे रहा हूं तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तो रहेगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो J का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रो इनटू V। शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, ये आप क्या मीन कर रहे हैं, ये क्या है, चार्ज पर वॉल्यूम, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड लिखिए, अदरवाइज पोटेंशियल के साथ कंफ्यूज कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे एक सफिक्स लगा दीजिए, VD, VD स्टैंड फॉर व्हाट, ड्रिफ्ट। आप बस लिखते रहिए, ठीक है। इसको याद रखिए, कहीं पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको, इस फार्मूला को मैं आज के क्लास में प्रूफ कर दूंगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, बट पहले से आप जानते तो हैं R इक्वल टू वाट, रो एल बाई ए। पावर इक्वल टू ए, मैं पिछले क्लास में यहाँ पर लिया था, P इक्वल टू वाट, आई स्क्वायर R, और I के बदले क्या पुट कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर थीटा 0 है, सपोज कीजिए I इफ थीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे थीटा मेरा है किसके बीच का एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन
तो डायरेक्ट हम लोग J इंटू ए लिख सकते हैं। अगर थीटा 0 है, किसके बीच का लिखिएगा भाई, करंट डेंसिटी एंड क्रॉस एरिया, जो एरिया मेरा दिस एरिया, अगर ए एरिया है, दिस एरिया, और यहाँ पे एक करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ए है और एरिया का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, अगर इस एरिया का बात करते हैं तो ये मेरा एरिया है और अगर ये मेरा जे है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे इंटू ए। तो आई इक्वल टू जे इंटू ए अगर पुट करते हैं तो पी इक्वल टू जे स्क्वायर ए स्क्वायर, और रो यहाँ पे रो नहीं रहता है, इसलिए मैं अलग सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो आप इस रो के साथ कंफ्यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, बोलिए रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल बाई ए, और ए आपस में कैंसिल। अब पी क्या था, पावर, और पावर क्या होता है थर्मल। अगर रेसिस्टर के लिए बात कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया जे स्क्वायर रो ए इंटू एल लिख सकते हैं। ए इंटू एल क्या, यस जे स्क्वायर, बड़ा सा भी लिखिएगा, उसको यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यह है मेरा वॉल्यूम। तो पी वाई भी क्या हो गया, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, बोलिए मेरे साथ, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया पावर पर यूनिट वॉल्यूम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सोचिए मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है, हम लोग हज़ारों बार बोल चुके हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्ज पार्टिकल उसको 10 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर पे लाना है तो कितना एक्सटर्नल वर्क डन होगा, राइट, वो हम लोग भूल जा रहे हैं। अब उसके लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, राइट, कांस्टेंट फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल है और उसको पास या दूर लेकर जाएंगे तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, आर वेरी करेगा ना भाई, कांस्टेंट रहा, वहाँ पे एफ डॉट डेल्टा आर चलेगा, या एफ डॉट, अगर एफ से भी बनाते हैं तो एफ डॉट डी आर चलेगा ना। और सबसे बढ़िया कि वहाँ पे एफ डॉट डी आर लगाना चाहिए या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना आसान है। समटाइम्स उससे भी मिस्टेक होता है, जैसे क्या था डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, एक क्वेश्चन ऐसा था ना, तो वहाँ पे आंसर था आर बाई रूट के, मैं आर ले रहा था जल्दीबाजी में, वो मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है, वो पक्का होगा, कहीं पे आर बाई के भी रहेगा, कहीं पे आर बाई रूट के भी रहेगा, राइट। तो वो सब आपका कॉमन मिस्टेक है, जल्दीबाजी में होगा, बट उसी को तो कम करना है धीरे धीरे, राइट। जब मैं आप लोग की सही सीख रहा हूँ, जैसे कल ऐसे मन किया कि पूछते हैं कैसे बनाया, इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक सॉलिड स्फीयर मानिएगा, खुद से हॉलो स्फीयर अगर रहेगा तो मेंशन क्या रहता है, हॉलो स्फीयर। इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब क्या समझेंगे, मतलब आप अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या खुद से क्या मानिएगा। कभी कभी होता है ना कि हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आंसर टिक लगा देते हैं। भाई और हॉलो रहेगा तो लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सेट करने वाला भूल गया। इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर खुद से मानिएगा, राइट। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एक कम से 20 बार आया है, नहीं यकीन है तो 2006 का IIT में देखिएगा, मेरे टाइम पे भी आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसमें तो फ्री में मार्क्स है ना, अब उसमें एक ऐसा भी तो था, ऐसा नहीं था भाई, हॉलो स्फीयर का अंदर में 0 रहता है और उसके बाद यहाँ से ऐसे चलता है, ऐसे और ऐसे। तो हम लोग खुद से सपोज कर लिए हॉलो और मिल गया -1, मिलना चाहिए था +4, तो कितना मार्क्स का लॉस, 5 का ना, जो मिलने वाला था वो भी चला गया। ओके, अब यहाँ ये
मीन फ्री पाथ क्या था? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बोलिए मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि ये मेरा जो लेंथ है, कोई कंडक्टर है, राइट, और जिसका ये लेंथ को मैं मान रहा हूँ लैम्डा, क्या मान रहा है, या एल मान लेते हैं, सपोज कीजिए, करेक्ट। और यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, करेक्ट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऐसा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, बट हम लोग मानेंगे क्या, प्रोटॉन मान रहे हैं। तो इस पर कितना फोर्स, तो सर फोर्स इक्वल टू ई इंटू ई कर दीजिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक्सेलरेशन कितना, फोर्स बाय मास, जहाँ पे मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। और सपोज कीजिए कि ऑल ऑफ सडन यहाँ पे स्विच ऑफ था, स्विच ऑन किए तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एवरेज मतलब एजम्पशन में यही है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ, ऐसे लिखना चाहता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यू क्या मानेंगे, जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री, मतलब जब तक पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ तक गया है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो मैं डिराइव कर रहा हूँ वही एच सी वर्मा में है, बट एन सी आर टी में कुछ और है, वो देख लीजिएगा। तो एच सी वर्मा का मानिएगा या एन सी आर टी मानिएगा, तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वेर टाइम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई कॉलिजन नहीं हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या मानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माना गया है एवरेज वेलोसिटी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जिस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉलिजन नहीं हुआ है, जिस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉलिजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा बाय टॉ, क्या बोलेंगे, लैम्डा बाय टॉ। समटाइम्स ऐसा तो रहता था ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है, राइट, क्या दिया हुआ है, अब वेलोसिटी मेरा वेरिएबल है, Vx इक्वल टू 2t प्लस 3, राइट। अब तब मैं आपसे Vx एवरेज पूछ रहा हूं T1 से T2 के बीच में, तो क्या करते थे सर, इसके हेल्प से मैं T1 से T2 के बीच में डेल्टा x निकालूंगा और डेल्टा x बाई डेल्टा t करूंगा, राइट, डेल्टा x बाई, वही तो काम कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए। मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया लैम्डा, राइट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, और तब क्या है मेरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, एवरेज, तो लैम्डा बाई टॉ, तो कितना हो जाएगा, हाफ ए टॉ। अब ए के बदले क्या पुट कर दीजिए, हाफ, बोलिए, ई बाई एम इंटू टॉ, यहाँ तक आइए, इसको बॉक्स में कर दीजिए, हाफ ई बाई एम इंटू टॉ। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम किसको डिफाइन किया गया है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, और एम है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। हाँ, लैम्डा यहाँ, यस, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इसी को आप लैम्डा मान लीजिए, इसी को क्या मान लीजिए, लैम्डा, ठीक है। लेकिन एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट यहाँ रुकिए, मैं यहाँ से इस कंडक्टर के बीच का लेंथ एल मान रहा हूँ, बट मैं, हो सकता है कि इसके बीच, यहाँ से यहाँ के बीच में ही कोलिजन हुआ होगा, मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि पूरा कंडक्टर को कवर करने से पहले बहुत सारा कोलिजन हुआ, तो मुझे पूरा कंडक्टर का लेंथ पकड़ना है या लैम्डा लेना है, लैम्डा ले रहा हूँ, नॉट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हो सकता है 10 मीटर का कंडक्टर हो
उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, बट 10 मीटर कवर करने से के बीच में वो बहुत बार कोलाइड कर गया हो, तो आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर पकड़ना है या ए पकड़ना है? क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि जो मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर मान कर डिरिवेशन कर रहा हूं, तो क्या यहाँ इज इट कंपलसरी कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कोलाइड नहीं करेगा? इसलिए मेरा इसके अंदर का लैम्डा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ के बीच का मैं लैम्डा ले आऊँ, यही मेरा लैम्डा है, राइट? दिस इज माई लैम्डा, नॉट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, करेक्ट? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये लिख सकते हैं ना, D इक्वल टू क्या था, dV इक्वल टू, याद है आप लोग को फॉर्मूला, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट, और हम लोग यहाँ से ए है, इस पॉइंट को अगर मैं बोलता हूँ ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी, अब यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है तो क्या डायरेक्ट ई इंटू एल लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी बी इक्वल डायरेक्ट ई इंटू एल। जिनको प्रॉब्लम है वो कहाँ जाके देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टेट में, राइट? ये मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है? और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर रहेगा? बैटरी के EMF के बराबर, तो E इंटू एल। तो अगर रिक्वायरमेंट होगा तो E के बदले क्या V बाई एल पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहेगा मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ तक आइए, 2 बॉक्स बनाइए। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा करंट है, राइट? करंट का फ्लो ये हो रहा है। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। इस केस में क्या I इक्वल टू डायरेक्ट J इंटू ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और एवरीवन J के बदले एक फार्मूला दिए हैं अभी जस्ट, एन क्यू वी डी, करेक्ट है ना? एन क्यू के बदले क्या ई लिख सकते हैं? अब वी डी के बदले वहां पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो, हाफ ई बाई एम टॉ। यहां तक आ जाइए। अच्छा, ये भी तो रहेगा। I इक्वल टू एन, बोलिए, ए ई और ई स्क्वायर कर दें, टॉ बाई 2m। ये तो मैंने सही लिखा, I इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टॉ बाई 2m। यहाँ पे J इंटू ए, J के बदले मैंने लिख दिया एन क्यू वी डी इंटू ए, और ए को इस तरफ ले, ई को बस मैंने बाहर कर दिया। कुछ छूट तो नहीं रहा है। और E के बदले क्या, E सिंस E इक्वल टू व्हाट, V बाई एल, ई इक्वल टू व्हाट, V बाई एल। E के बदले V बाई एल पुट कर दीजिए, एन ए ई स्क्वायर। जस्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कभी आ सकता है, V बाई एल। एन ए एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2m
चलिए अब किसी भी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ पढ़िए तो क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ यहां से आया है, ओम्स लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो V इक्वल टू क्या था, इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म, तो V इसका मतलब V इक्वल टू आई आर, करेक्ट। तो I इक्वल टू व्हाट, वी वाई, ये है ना ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V इक्वल टू व्हाट आई आर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इक्वल टू व्हाट V बाई आर। तो भाई ये तो V है, एक किसका काम करेगा, 1 बाई आर का काम करेगा, किसका काम करेगा, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट 1 बाई आर है, राइट। होल ब्रैकेट रिप्रेजेंट व्हाट 1 बाई आर। इसका मतलब व्हेन वी कंपेयर ए एंड बी, देखिए व्हेन वी कंपेयर ए एंड बी, when we compare A and B, then 1 by R equal to n e square tau by 2m A by L. Then R equal to what? L by 2m by n e square by tau L by A. तो इसका मतलब है कि ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, दिस टर्म रिप्रेजेंट रेसिस्टिविटी, क्योंकि R इक्वल टू हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू व्हाट रो एल बाई ए। तो जब इसको A नाम, इसको B नाम, इसको C नाम, इसको D नाम, तो जब C और D को कंपेयर करते हैं, इसका मतलब रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या रहेगा 2m बाई एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, तो आपको ये पूछा जाएगा रेसिस्टिविटी और चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इन्वर्सली, इन्वर्सली का स्क्वायर क्या है, यस। ओके यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी, मैं बाद में लिखवा दूंगा, इट इज़ वेरी, इसके अंदर देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टेम्परेचर इंक्रीज कर, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट अबाउट दिस वन, एज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ए इंक्रीज होगा, करेक्ट। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे मीन्स ये डिक्रीज होगा, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा मतलब रेसिस्टेंस, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन एक ऐसा भी है जो कि कम होता है, किसमें, सेमीकंडक्टर, उसका रेसिस्टिविटी निगेटिव में रहता है, मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। बट ऐसे तो यहाँ तक तो बोर्ड के लिए स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा करते तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, वजह यहाँ पे था, कहाँ पे था, और भी वजह है लीनियर एक्सपेंशन का, बट वन ऑफ द वजह ये भी है, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, टेम्परेचर इंक्रीजेज तो डिक्रीजेज, देन रेसिस्टिविटी इंक्रीज। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए आपको डेरिवेशन याद रहेगा नहीं, तो आप बॉक्स बना के सारा फार्मूला को रिलेट कर लीजिएगा जैसे मैं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन एक बार कीजिएगा फिर से भूल जाइएगा, ये मुझे पता है, मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए बेटर है कि सारा फार्मूला को एक जगह एक पेज में कर लीजिए और 2-4 बार लिखिए और उस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए एक बार फिर से, J इक्वल टू क्या बोलिएगा, एन क्यू, अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन दे दिया तो इस पर भी डायरेक्शन दे दीजिए, और J एन क्यू वी डी के बदले अब यहाँ पे एक्चुअल में, वहाँ तो करंट के लिए सही था, मैग्नीट्यूड सब ले रहा था, बट एक्चुअल में मूवमेंट किसका हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस ही दीजिए,
क्या दीजिए, माइनस सी। मैं चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर रहा हूँ। अब वी डी के बदले फर्स्ट हाफ ई बाई एम टॉ। एक मिनट, इस पे भी डायरेक्शन दीजिए। वी डी के बदले आप ये लिख रहे हैं राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर एक डायरेक्शन वाइज पुट करें तो इस पर भी क्या दे दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। तो J इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई इंटू टॉ बाई 2m। ये समझ रहे मैंने यहाँ पे क्यों दिया डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे उसके लिए मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले इतना लिख रहे हैं, तो ये तो मैग्नीट्यूड था, बट डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट, क्यों, क्योंकि भाई A इक्वल टू ई इंटू क्या था, माइनस ए इंटू ई था। एग्रे, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसमें, या जो भी वेलोसिटी रहेगा उसमें A आ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसी को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। वहाँ देखिएगा रेसिस्टिविटी क्या है, 2m बाई एन ई स्क्वायर टो। ये क्या है, एन ई स्क्वायर टो बाई 2m। इसका मतलब है रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग दिस वन। ये फार्मूला भी मैं कहीं पे यूज करूंगा। यहाँ देखिए ना, रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या है, 2m बाई एन ई स्क्वायर टो। तो यहाँ का इसका जस्ट उल्टा, तो रेसिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो अगर कोई एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस इसमें इतना ही फार्मूला हम लोग को लगेगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसको पहले लिखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ई की जगह पे नहीं, एक्चुअल में वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब डेरिवेशन मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट ऑटोमेटिक मैग्नीट्यूड ही आएगा, ठीक है। इसे डायरेक्टली इसको ऐसे कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, ज़्यादा मुझे मतलब इससे रहेगा, सिग्मा इंटू इससे मतलब रहेगा। करंट, वन ऑफ द फार्मूला एक और मिल गया, करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इंटू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ सर्टेन डेरिवेशन था। एक्चुअली अल्टीमेटली मैं इससे बचना चाह रहा था, बट बच नहीं पाया। वेरी फ्रेंकली मैं लेक्चर नंबर 8 और 9 देकर क्या इससे बचना ही चाह रहा था कि आप लोग कर लीजिएगा, बट मुझे लगा नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि इस पर मुझे आगे चल के प्रॉब्लम करवाना था। और प्रॉब्लम नहीं भी करवाते तो मैं उस कॉन्फिडेंस से फिर बात नहीं कर पाता कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। अब तो बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोलिजन टाइम कम हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट, ओके। यहाँ देखिएगा, आप लोग डीजेड निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशियल। और जिनको मैथ में बिल्कुल पकड़ नहीं हो बस अभी लिखते रहिए, क्या होगा डिफरेंशियल। सबसे इंटरेस्टिंग था कि एक निकालना था अच्छा एक मिनट रुके,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। एक ईएमआई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, ड्यू टू व्हाट? वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो क्लोज लूप बनाता है। ऐसा तो पढ़ाए होंगे ना सर, बोले तो पक्का होंगे, लेंज लॉ, राइट? तो भाई वो होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो एक क्वेश्चन में नीट का और जेई में, नीट का पेपर में दिया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था E1 और E2। अब पूछा गया था कि इसमें कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर किसको बोलेंगे? जो कंजर्वेटिव नेचर रहेगा। और कंजर्वेटिव नेचर जो भी रहेगा फील्ड, उसके कारण वर्क डन बिटवीन टू गिवन पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट। तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने का तरीका वर्क पावर में नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया, तो वहाँ से निकाल सकते थे। अब उसमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। जैसे x dy प्लस बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसी का यूज़ करना था, राइट? ऐसा एक क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन क्या था? बोथ। बट मुझे लगता है कि नीट वालों के लिए अत्याचार हो गया था कि वो लोग डिफरेंशियल कर नहीं पाएंगे। बट फिर भी आप देखिए, ठीक है? अच्छा, ये याद आ रहा है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था? ओके ओके एवरीवन, इसका डिफरेंशियल ले सकते हैं। क्या होगा? 2x बाई क्यू। और कुछ लिखा है? कैसे काम चलेगा? 3x स्क्वायर, बोलिए, बाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? भाई dz बाई जेड निकाल सकते हैं। तो dz बाई जेड का मतलब क्या? जेड ये है, तो इस dz को z से डिवाइड कीजिए फर्स्ट। 2x बाई क्यू dx। यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपको एरर इन मेजरमेंट पढ़ा देता हूँ 2 मिनट में। पढ़ें एरर इन मेजरमेंट? करेक्ट। तो dz बाई जेड, dz, अच्छा ये कैसे होता है आप सोच रहे हैं? ये मैथमेटिक्स के क्लास में मैं पढ़ाऊँगा सुबह में। अभी देख लीजिए, ऐसा होता है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके लिख लीजिए कैसा होता है। तो इसको डिवाइड कीजिए तो स्टूडेंट क्या होगा? डिवाइड तो कर सकते हैं ना, क्या मिलेगा जरा बताइए तो? 2 बाई x अब प्लस 3 dy बाई बाई, वेरी गुड, dz बाई जेड। और dz बाई जेड इंटू 100 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2 dx बाई एक्स और प्लस 3 dy बाई वाई इंटू व्हाट? 100। अब सही सही बताइएगा, ऐसा एरर इन मेजरमेंट में सर पढ़ाते होंगे? नहीं लगता कि सर यही तो था? अगर ध्यान से देखिएगा तो यही था, राइट? करेक्ट ना? और वहाँ पे शॉर्टकट पे हम लोग बच्चों को क्या सिखा देते हैं कि भाई नीचे का पावर रहेगा तो निगेटिव कर देना, ऊपर का पावर रहेगा तो क्या रखेंगे? पॉजिटिव। ऊपर में क्या था? क्यू, तो यहाँ पे क्या? प्लस 3, करेक्ट। अब सपोज कीजिए, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? अब सपोज कीजिए z इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर। अब देखिए dz बाई जेड अगर करना रहता, ध्यान सुनिएगा, मैं लिखता हूँ पहले, dz बाई जेड करना रहेगा तो dx बाई एक्स अब माइनस 2 dy बाई वाई। मैं फास्टली लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये आप भूल जाइए। मैं सोचा कि शायद ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो बाई के पावर कितना रहेगा? -2। ऐसा हम लोग को सिखाया गया था एरर इन। बट इसका अब सोचिए कि आपको ये नहीं आता है, इसका डिफरेंशियल तो ले सकते हैं। तो डिफरेंशियल कैसे लीजिएगा? तो डिफरेंशियल लेने के टाइम पे आप इसको क्या कीजिएगा? बाई के पावर -2। डिफरेंशियल क्या होगा? फर्स्ट बाई के पावर -2 dx -2
बाई के पावर -3 ना, और क्या x dy, करेक्ट। अब इसको dz बाई जेड कीजिए, dz बाई जेड, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो dz बाई जेड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद देखिए तो क्या बचता है, z के बदले इससे डिवाइड कीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो बाई के पावर -2 dx -2 बाई के पावर -3 x dy और डिवाइडेड बाई x के पावर -2। देखिए तो कट कुट के कितना आता है, dz बाई जेड इक्वल टू व्हाट, dx बाई x -2 dy बाई y। तो क्वेश्चन हम लोग का आएगा क्या, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस का क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या आता है कि लेंथ अगर 10% से बढ़ गया और रेडियस 2% से घट गया तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, करेक्ट। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा तो वहाँ पे बन जाएगा। तो भाई अगर इसका परसेंटेज चेंज इन जेड निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जेड मतलब dz बाई जेड या डेल्टा जेड बाई जेड, dz बाई जेड या डेल्टा जेड बाई, तो यही तो आएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट ना। तो dx बाई एक्स -2 dy बाई y इंटू वाट 100, करेक्ट है एवरीवन। बट ये अभी क्या है, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि एरर इन मेजरमेंट के लिए शायद ऐसा ही कुछ पढ़ाया जाता होगा, नहीं इसमें परसेंटेज एरर 1% है, 2%, तो टोटल एरर कितना आ सकता है। तो एक्चुअली एरर इन मेजरमेंट बोलें या परसेंटेज चेंज बोलें, मोटा मोटी सेम है, यहाँ से ही निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ओके। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, रो एल बाई ए, और रो को फॉर मोमेंट कांस्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो डी आर बाई आर क्या रहेगा, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी कीजिए। ऐसा सोचिए कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, सब लोग लिखिएगा। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर -1, और जो इसके पावर कितना है 1 ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे फास्ट, रो तो कैंसिल हो जाएगा, रो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ रहेगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई डी एल बाई एल बोले या डेल्टा एल बाई एल, एक ही बात है ना। अब माइनस क्या, डेल्टा ए बाई एन टू वाट 100, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। और भाई डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये क्या है एवरीवन, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, अरे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, करेक्ट। लेकिन अगर आपका अगर एक मिनट, अगर एलिमेंट बहुत छोटा लिए हुए हैं तब वहाँ पे डी आर बाई आर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, डेल्टा आर बाई आर, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 100 से, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए R इक्वल टू रो एल बाई ए। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर, इफ क्रॉस लिख लीजिएगा, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सर्कुलर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सर्कुलर, बट हम लोग सपोज कर लेते हैं जनरली वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर ही रहता है, राइट, डिस्क के जैसा। तो इसके बदले आप ए भी तो लिख सकते हैं, एल बाई पाई आर स्क्वायर, एग्री। तब रेडियस के टर्म में डेल्टा आर बाई आर क्या लिखिएगा,
ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में, बट अगर रेडियस के टर्म में परसेंटेज चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, बोलिए एल बाई डेल्टा एल बाई एल इंटू व्हाट 100 माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, करेक्ट है ना? इसको लिख लीजिए। यहां तक है एवरीवन? ये है रेडियस R1 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L1, करेक्ट? तो रेसिस्टेंस क्या होगा? रो बोलते रहिए L1 बाई R1 स्क्वायर, एग्री? अब कभी क्वेश्चन ए पूछा गया है कि रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ओनली लेंथ, किसके टर्म में? मतलब अगर हम लोग इस वायर को इस रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं कि अगर वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं? विदाउट इंक्लूडिंग द मास, विदाउट इंक्लूडिंग द मास, अगर बिना मास को इसमें ऐड किए हुए अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो वायर को स्ट्रेच करेंगे तो मास तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एग्री? हाँ या ना? तो अगर इस वायर को स्ट्रेच करते हैं देन क्या इफेक्ट आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे? कम होगा, एग्री ना? इसका मतलब है कि मान लेते हैं इसी वायर, सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? विदाउट ऐड, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो रेसिस्टिविटी एल बाई एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? पाई R1 स्क्वायर। अब मेरा अगर क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाएगा कि सेम वायर को विदाउट एडिंग मास अगर इसी वायर को स्ट्रेच करके L1 से लेंथ अगर L2 कर दिया गया, क्या कर दिया गया? L1 से अगर L2 कर दिया गया है, करेक्ट? तो उस केस में अब यहाँ पे एक्चुअली L1 से L2 दिया रहेगा कि अगर ये लेंथ L है तो अगर लेंथ 12 कर दिए, क्या दिया रहेगा? अगर लेंथ L है तो इसका लेंथ क्या? 12, ऐसा कुछ बोला जाएगा। बट मैं इससे भी ज़्यादा जनरलाइज करता हूँ कि L1 से अगर L2 कर दिया गया तब, और ये पता है, ध्यान सुनिएगा, मुझे हम लोग को ये पता है L1 R1, एग्री? और इन R2 और L2 में से कोई एक दिया रहेगा, R2 L2 में से कोई एक दिया रहेगा। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ का मास मस्ट बी इक्वल टू टोटल यहाँ का मास, एग्री? और यहाँ का मास कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, डेंसिटी टू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? यस, पाई R1 स्क्वायर इंटू L1 इक्वल टू यहाँ का डेंसिटी तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, डेंसिटी डिफरेंट रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा बिकॉज मटेरियल क्या है? सेम है। डी पाई R2 स्क्वायर L2, डी और डी कैंसिल और पाई कैंसिल, तो रिलेशन क्या रहेगा? R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू व्हाट? R2 स्क्वायर L2। मतलब यहाँ का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डेंसिटी सेम है और मास भी सेम है तो यहाँ का वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा, करेक्ट? अच्छा, स्ट्रेच करेंगे तो रेडियस डबल होगा या रेडियस रिड्यूस होगा? बोलिए सब लोग, डबल होगा। इफ मास इज कीपिंग कांस्टेंट तो रिड्यूस होगा, बट रेडियस हाफ होगा या नहीं होगा, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि आपका L2 क्या है। अभी तो मैं जनरलाइज पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट? बट रिलेशन तो ये है ना। अभी इस रिलेशन से क्या आप R2 नहीं, आपको रेशियो निकालने के लिए दिया जाएगा, व्हाट द वैल्यू ऑफ फाइनल रेसिस्टेंस, व्हाट द वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल रेसिस्टेंस। तो फाइनल रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो L2 बाई पाई R2 स्क्वायर।
और यहाँ पे कितना अननोन है, R1 L1 R2 L2, 4 टर्म है। 4 टर्म से डैम से और आपको 3 टर्म दिया रहेगा तभी तो फाइनल निकलेगा। किसके रेस्पेक्ट में, अगर कंपेयर करेंगे R1 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर इस ए पूछा जाएगा कि R2 का वैल्यू R1 से कितना ज़्यादा हो गया, क्या पूछा जाएगा, R2/R1 का रेशियो पूछा जाएगा, R2/R1 का रेशियो। तो R2/R1 का अगर रेशियो पूछा जाता है तो R2/R1 का रेशियो क्या हो जाएगा, R2 आपके सामने है, बोलिए फास्ट। वहाँ देखिए रो और रो कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, L1/R1 स्क्वायर इंटू व्हाट, R2 स्क्वायर बाई L2/R2 स्क्वायर डिवाइड बाई L1/R1 स्क्वायर मीन्स व्हाट, L2/L1 R1/R2 का होल स्क्वायर। अब डैम से यहाँ पे 4 टर्म है तो 3 तो पक्का दिया रहेगा, फोर्थ नहीं पता रहेगा, लेकिन फोर्थ इस रिलेशन से निकाल लेंगे। किस रिलेशन से है, यहाँ से पुट कर लेंगे, करेक्ट है। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अब इसी को एक एग्जांपल मान लीजिए। इफ ए वायर हुज रेसिस्टिविटी इज रो, इफ ए वायर हुज रेसिस्टिविटी इज रो, रेडियस इज R एंड लेंथ इज L, इफ ए वायर हुज रेसिस्टिविटी इज रो, इसको रो से ही पढ़ते हैं लेकिन कुछ और बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी ही लिखिए, हुज रेसिस्टिविटी इज दिस वन, लेंथ is a small l and radius is a small r, comma, if wire is if wire length of wire is becomes double just by a stretching, if length of wire becomes double just by a stretching, then how many times resistance increases with respect to initial resistance, then how many times resistance increases with respect to initial resistance. कहने का सेंस है कि मैं फाइनल रेसिस्टेंस बाय डिवाइड बाय इनिशियल रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा हूँ, राइट। आंसर कितना आया, 4 आया है। R2/R1 इक्वल टू L2/L1 R1/R2 का स्क्वायर, यही है ना। L2/L1 कितना 2 और R1/R2, तो भाई L1 R1 स्क्वायर इक्वल टू वाट, L2 R2 स्क्वायर, एग्री। और ए वैल्यू कितना, इसका मतलब R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 2। यहाँ से लेकिन ए रिलेशन अगर माइंड में नहीं आता तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। तो 2 इंटू 2 ये पूरा स्क्वायर का ना, तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स बन जाएगा क्वेश्चन। अरे ये नीट का ऑब्जेक्टिव है तो, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, मास को ऐड नहीं किया, सिर्फ वायर को क्या किया, तो वायर को स्ट्रेच करने से क्या लेंथ बढ़ेगा, तो क्या रेडियस वही रहेगा या रेडियस पे इफेक्ट आएगा, रेडियस डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो फाइनल रेडियस इनिशियल रेडियस, फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ में ए रिलेशन रहेगा, L1 R1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, L2 R2 स्क्वायर। समझ में आ गया एवरीवन?
हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, ओके। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि वायर पे रेसिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा बाय स्ट्रेचिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लेंथ के टर्म में क्या इफेक्ट आएगा। मतलब कहने का सेंस है, अगर वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट, मतलब एल के टर्म में से बताना है। यहाँ देखिए, आप यही लिख रहे थे ना, L1R1 स्क्वायर, ये किसके लिए, स्ट्रेचिंग के कंडीशन के लिए, इक्वल टू व्हाट, L2R2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। हाँ या ना, अरे है क्या वॉल्यूम, इसका मतलब L इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, L इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, कॉन्स्टेंट। सब लोग ध्यान से देखिएगा, और R इक्वल टू रो L/πr²। एग्री। और सिर्फ लेंथ के टर्म में इसको बता देना है, रेडियस के टर्म में नहीं। तो रो रेसिस्टिविटी बाई पाई, यहाँ देखिए आर स्क्वायर के बदले कांस्टेंट बाई एल लिख सकते हैं, है ना। दिस इंटू दिस इक्वल टू कांस्टेंट, तो दिस इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट बाई आर, ए कांस्टेंट बाई एल कर दें। इसका मतलब है कि दिस बाई दिस इंटू कांस्टेंट एल स्क्वायर। तो बोलिए इस कंडीशन के लिए, मतलब ओनली इन टर्म्स ऑफ लेंथ बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया को गायब करते हुए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला से, दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब है आर डायरेक्ट, ये आएगा ऑब्जेक्टिव, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ का स्क्वायर। मैं सिर्फ लेंथ के टर्म में, लेंथ के टर्म में ही अगर ऑप्शन आ जाए तो हम लोग रिलेशन कर सकते हैं, मतलब रेडियस के टर्म में नहीं, ओनली अकाउंट ऑफ लेंथ। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इफ, ऐसे लिखिएगा, इफ लेंथ ऑफ वायर ओनली टेकन इन अकाउंट, इफ लेंथ ऑफ वायर ओनली टेकन इन अकाउंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैं बोल रहा हूं इफ लेंथ ऑफ वायर इज ओनली टेकन इन अकाउंट, इसका मतलब है कि यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, राइट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज ओनली टेकन इन अकाउंट का मतलब है कि क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ है, बट उसको हम लोग क्या करेंगे, लेंथ के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब रेसिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन रहेगा। कॉमन मिस्टेक क्या रहता, कॉमन मिस्टेक रहता कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखते हैं, आर इक्वल टू आपके माइंड में फार्मूला रहता, हाँ या ना। लेकिन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तब लिखते हैं जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी अकाउंट में ले रहे हैं, लेंथ को भी अकाउंट में ले रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी अकाउंट में ले रहे हैं। बट अगर कंडीशन ही मैंने इंपोर्ट कर दिया कि इफ ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज टेकन इन अकाउंट नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब कैसे रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 3 स्टेटमेंट, इफ लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ आर टेकन इन अकाउंट, तब क्या लिखते हैं, बट इफ ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज टेकन इन अकाउंट, तब क्या लिखेंगे। समझ गया डिफरेंस सेंटेंस का, ठीक है, समझ गए तो लिख लीजिए। एक कब लिखेंगे और एक कब लिखेंगे, व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल या बोथ आर टेकन इन अकाउंट, मतलब दोनों का इफेक्ट देख रहे हैं, बट एक कब लिखेंगे, ओनली लेंथ ऑफ द वायर टेकन इन अकाउंट। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस को लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ एक कंडीशन था, राइट। अब लिखे, इफ रेडियस ऑफ वायर इज ओनली टेकन इन अकाउंट, तब क्या रिलेशन रहेगा, वेरी गुड, आंसर भी यही है। बोलिए कैसे, लिख लीजिए पहले, ओनली रेडियस ऑफ वायर इज टेकन इन अकाउंट, देन आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और एल इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, के लिख सकते हैं, कांस्टेंट। कुछ नाम बोल दीजिए कांस्टेंट का,
एक्चुअली के लेने से मैं बच रहा हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। के स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी, राइट। देखो ये कांस्टेंट, सी भी लेने से बच रहे हैं, कंडक्टेंस कांस्टेंट ही लिख देते हैं, बेटर रहेगा। इसका मतलब है एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट बाई, एग्री ना। डायरेक्टली था या डायरेक्टली के पावर आर पावर -4, इन्वर्सली, राइट। इसका तो आर इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, आर रो एल के बदले क्या पुट कर देगा स्टूडेंट, कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर अब बाई पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रो कांस्टेंट बाई पाई 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर ओ चलिए इसको हटाएं, चलिए डायग्राम बनाइए। कितना सरफेस, कितना सरफेस, यस, पॉइंट मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में इसका रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है, कितना रेसिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है या कांस्टेंट है, और किसके क्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मुझे रेसिस्टेंस चाहिए। तो फार्मूला क्या है बोली तो, रो एल बाई ए। एल का काम यहाँ पे कौन करेगा, ए करेगा, और एरिया का काम कौन करेगा, वेरी गुड। कितना हो जाएगा रो ए बाई बी सी। आर सी डी कितना होगा, क्या प्रॉब्लम है, रो एल बाई ए। अब यहाँ पे एल का काम कौन करेगा, बी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का काम रो, बोले कितना था बी ना, बी बाई ए सी। और किसी के क्रॉस निकल सकता है फ्रंट साइड, राइट। इसका मतलब इस क्यूबॉइड का, क्यूब है या क्यूबॉइड है, ए बी सी, राइट। डिफरेंट अगर है तो क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूबॉइड का हर फ्रंट सरफेस के बीच, फ्रंट सरफेस, राइट, सरफेस जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, इसके अक्रॉस सेम क्यूबॉइड होते हुए भी सेम ए मेटल है, सेम कंडक्टर है,
बट क्या रेसिस्टेंस सेम दिखेगा या अलग अलग दिखेगा? अलग अलग दिखेगा। वजह क्योंकि डिपेंड करता है लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन। सबसे कम मुझे लगता है कि इसके क्रॉस दिखेगा, नहीं जैसा डायग्राम है मेरा उसके अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे बड़ा है और लेंथ राइट, तो मुझे लगता है कि इसके अक्रॉस सबसे कम रेसिस्टेंस रहना चाहिए। बट मेरा यहाँ पे ये टारगेट नहीं है। अब इसका ऐसे ड्रॉ कैसे करें भाई? ये तो हो गया अपर एंड बॉटम राइट, ए राइट एंड लेफ्ट। इसको क्या लिखें? फ्रंट एंड कुछ नाम दे दें, ई, और आप लोग समझ पाएंगे ना? कितना हो जाएगा? रो सी बाई ए बी। चलिए ओके एवरीवन, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, आप लोग को कलर कोड भी पढ़ना है क्या, या सिलेबस फर्स्ट टाइम में नहीं है? रट लीजिएगा, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो आर के सर को बोल दीजिएगा कि सर बोले थोड़ा कलर कोड बताने के लिए। देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, लिखिए एच सी वर्मा का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, और एक चैप्टर है जिसमें ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एक और करंट है जिसका नाम है हीट करंट। बोलिए हीट करंट, और हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे राइट। उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पेज नंबर 100 वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 198, पेज नंबर 100 और पेज नंबर 198, पेज नंबर 100 निकल गया, क्वेश्चन नंबर 33 और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 198 में सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब आप लोग एक मिनट, नीट वाले बच्चे यहाँ देखिए, आप इसको जितना यहाँ देखिए, जितना आसान समझ रहे उतना भी आसान नहीं है भाई। इसमें कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप यूनिट का ख्याल रखिएगा, हो जाएगा ना। समटाइम्स हो सकता है कि इसका मिलीमीटर में हो, तो सारा काम एसआई सिस्टम में कीजिएगा तो आंसर किस में आएगा, ओम में आएगा। अगर एसआई सिस्टम में काम नहीं करेंगे तो आंसर ओम नहीं लिखना है। एनीवे, अब बातों को समझना है कि R = रो एल, इसको रो पढ़ा जाए, पढ़ लेते हैं, रॉन्गली बट करेक्ट। ऐसे है रेसिस्टिविटी, रो बोलते हैं तो दो तीन चीज़ें माइंड में आ जाता है। बट ये फार्मूला तब लगाना है, कब लगाना है, रो नहीं, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। एक बार लिखिए, दिस फार्मूला अप्लाई ओनली व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट। दिस फार्मूला अप्लाई ओनली व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट। पेज नंबर 198,
इसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, राइट। क्या यहाँ पे, और मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस वायर का रेसिस्टेंस निकालना है। क्या ए फार्मूला से काम चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, राइट। और ए दिया हुआ है, इसका रेडियस है ए और यहाँ का रेडियस है बी और यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ है एल। कैसे सॉल्व कीजिएगा? और एक कंडीशन दिया हुआ है बी माइनस ए लेस देन एल, एक क्वेश्चन का कंडीशन में दिया हुआ है। इसका हम तो ऐसा कहीं पे यूज होगा तो हम लोग इसका एडवांटेज लेंगे। बी माइनस ए लेस देन एल। ट्राई कीजिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक एलिमेंट सपोज करना है, करेक्ट। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का या एक्स पे, मतलब एक्स को वेरिएबल मानते हैं, राइट। एक्स पे एक डी एक्स लेंथ का, हाउ मच लेंथ का? डी एक्स। तो इमेजिन कर रहे हैं ना कि कितना ठीक होता है, कितना मेरे इमेजिनेशन से परे, बट डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डी एक्स मान लिया, करेक्ट। और यहाँ के रेडियस को मैं बाई मान लेता हूँ। तो अगर थिकनेस डी, अगर मेरा लेंथ डी एक्स है तो यहाँ पे आर रहेगा उस डी एक्स का या डी आर। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है, क्या है? कॉइन का थिकनेस तो बहुत कम होता है और कॉइन के सरफेस के अकॉर्डिंग अक्रॉस मुझे रेसिस्टेंस निकालना है। तो क्या लिखिएगा? रो एल, और एल वहाँ पे क्या रहेगा? थिकनेस, और डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पे रेडियस मैंने क्या माना? ये रेडियस क्या मान लिया है? वाई। तो डी आर इक्वल टू, बोलिए, रो डी एक्स पाई पाई स्क्वायर। सही है? क्योंकि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ क्या ए, तो डी आर इक्वल टू रो डी एक्स बाई, अब एक मिनट, उसके बाद क्या करें? एक मिनट, इस टाइप का यहाँ पे कितना एलिमेंट रहेगा? इनफाइनाइट, राइट। बट सारा एलिमेंट एक दूसरे के साथ किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में है या सीरीज में है? आपको नहीं लगता कि छोटा छोटा रेसिस्टेंस बना हुआ है, ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को पैरेलल बोलते हैं या सीरीज बोलते हैं? अगर पैरेलल रहता, ध्यान सुनिएगा, अगर पैरेलल रहता तो मैं 1/r निकालने के लिए मैं 1/dr को इंटीग्रेट करता। r निकालने के लिए क्या करता? अगर पैरेलल में रहता तो क्या करता? मैं ओवरऑल r निकालने के लिए मैं dr को इंटीग्रेट करता या 1/dr को? 1/r इक्वल टू 1/dr का इंटीग्रेशन पकड़ता, राइट। क्योंकि यही सिखाया गया था 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r इक्वल टू पैरेलल के लिए। बट सीरीज में क्या सिखाया हूँ? r इक्वल टू व्हाट? r1 प्लस r2 प्लस r3। दिस इज द वजह, यहाँ से यहाँ तक जितना भी एलिमेंट है वो मेरा सीरीज में है, करेक्ट। दैट्स वाई सीरीज के लिए क्या करेंगे? डायरेक्टली उसको जोड़ देंगे, जस्ट लाइक r1 प्लस r2। बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बस सर डी आर था इसलिए इसको इंटीग्रेट आपने कर दिया। डी आर तो था ही, बट साथ में जितना भी डी आर था वो किस में था? सीरीज में। लिख लीजिए, ऑल डी आर इन सीरीज, ऑल डी आर इन सीरीज। सो दैट r निकालने के लिए क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर।
अब आप लोग सोच रहे होंगे सर काम तो आसान हो गया, बस यही तो करना है भाई। यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल इज वाई। आपसे होगा अनटिल अनलेस, जब तक एक्स और वाई में रिलेशन नहीं हो तो बस एक्स और वाई में रिलेशन बताइए, ये आपका काम है। एक्स और वाई में रिलेशन खोजिए। इस डायग्राम को हटाएं। ऐसे इस सेकेंड नीट से पार्ट थर्ड का सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका आवाज़ का है? कितना आया है बायो में? ठीक है, पेपर मंडे को मिल जाएगा, कल ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बाद। आप लोग को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट टर्म के लिए मैं टेस्ट पेपर कर दूंगा, ठीक है? उसमें आसान क्वेश्चन रहेगा, बस फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हेडिंग ही रहेगा टेस्ट फॉर फर्स्ट टर्म, टेस्ट फॉर बोर्ड, ठीक है? अब बिल्कुल डिटो सेम पैटर्न पे। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी 12th क्लास के बच्चे बहुत सीरियसली दीजिएगा, कि बोर्ड का मार्क्स और रिजल्ट अगर दिमाग में आते रहा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फिर तैयारी बहुत हैम्पर हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? इस पॉइंट से ए लेंथ कितना रहेगा? बी माइनस, एग्री? और यहाँ पे कितना था स्टूडेंट? ए मेरा सेंट्रल लाइन है, ए मेरा कौन सा लाइन था? सेंट्रल लाइन, राइट? ए कितना था? बाई ना? यहाँ से यहाँ तक कितना? हाउ मच? बाई। भाई ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ए कितना था बोलिए? बी। और ए कितना था? ए, तो ए कितना हो जाएगा? दिस वन बिकम्स व्हाट? बी माइनस ए। दिस वन बिकम्स बी माइनस ए। ए कितना था बोलते रहिएगा? बाई। और ए कितना है भाई? सर ए लेंथ और ए लेंथ या ए लेंथ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा, तो ए कितना बचेगा? बाई माइनस ए, एग्री? बाई माइनस ए। और यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ? x। अरे पूरा लेंथ कितना? l। सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं b माइनस ए बाई एल। बोलिए मेरे साथ, हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बाई माइनस ए बाई एक्स। अभी क्या बोलेगा ना भाई? ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या समस्या है आप लोग को? ए इस राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा और इस राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो इससे मुझे एक्स और वाई में रिलेशन पता चल गया, एग्री? क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू व्हाट? बाई माइनस ए। करेक्ट है ना? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए बाई एल। देख लो मैंने सही लिखा, यहाँ तक आइए। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लास से निकलेंगे, ठीक है? हो जाएगा एवरीवन?
बाद में इसे पुट करेंगे 1/y²। इसमें a को कॉमन ले सकते हैं, 1 + b - a × l। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? a को कॉमन लेंगे तो ओके। 1/y²। एग्री? सिर्फ बाई के बारे में आप सोचिए, बाकी कुछ मत सोचिए। तो उसके लिए लिख सकते हैं 1/a², 1 + b - a। हाँ है ना? क्या प्रॉब्लम है भाई? इसी को तो स्क्वायर किया हूँ, राइट? तो 1/y² को दिस वन, इसके लिए इतना लिख सकते हैं 1/a², 1 + b - a/l × x के पावर -2 लिख सकते हैं ना, ऊपर जाएगा तो। अब बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं, b - a × दिस वन, राइट? तो इस वजह से पूरा टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ था b - a <l, एग्री? उस वजह से पूरा टर्म क्या हो जाएगा? <1, इस टर्म की वजह से। किस टर्म की वजह से? इस टर्म की वजह से, करेक्ट? दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग 1/a²। देखिए मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं, एक ट्राई लेके देखते हैं, शायद आंसर आ जाए। और शॉर्टकट करने की कोशिश किए हैं। कितना लिख सकते हैं? आफ्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका मतलब 1/y² के बदले आप कितना पुट कर दीजिए? इसे पुट कीजिए, करेक्ट? 1/y² के बदले कितना पुट करना है? दिस वन। मेडिकल और बच्चे इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं।